नमस्कार माय फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसएन सेन डिग्री कॉलेज कानपुर। आपने यदि मेरे वीडियोस लास्ट देखे हों, शीर्षक है मैं और आप, जीना इसी का नाम है। जी हाँ, जीना इसी का नाम है। मैं इस शीर्षक के अंतर्गत कुछ ऐसे कैरेक्टर्स को, पात्र को, किरदार को लेती हूँ जिनका चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, हर कुछ मतलब युवा होते होते उन्होंने बहुत दुख झेले हैं, बहुत कमियां झेली हैं। किसी के माँ बाप नहीं हैं तो किसी का हाथ कट गया, किसी के सौतेली माँ ने टॉर्चर किया, घर से निकाल दिया, एक पैनी नहीं था उनके पास, लेकिन कहाँ से कहाँ पहुँच गए। पढ़ाई के लिए, फीस के लिए पैसे नहीं थे, आगे शिक्षा रुक गई, पढ़ना चाहते थे, मन महसूस के रह जाते थे। तो ऐसे किरदारों को लिया है जो कि अभावग्रस्त होते हुए, तकलीफ़ को सहते हुए भी वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए, फिर उन्होंने पीछे मुड़ करके नहीं देखा। तो ऐसी शख्सियत को आज मैं भी ले रही हूँ। ये कहानी है ईरान की। तो ईरान में एक मध्यम परिवार था, उसमें जन्मी हुई थी नसरीन सोतदेह, जो कि बाद में ईरानी मानवाधिकार और कार्यकर्ता और कानूनी पढ़ाई की थी उन्होंने। तो जैसे उनका जीवन जैसे लोगों का गुजरता है वैसे ही था, लेकिन अभावग्रस्त तो था ही कि ईरान में पाबंदियां बहुत थी, रोक टोक बहुत था। लेकिन किसी तरीके से माँ बाप जो कि थे थोड़ा लिबरल थे और उन्होंने स्कूल तक की पढ़ाई कर ली और करते करते अच्छे नंबर से पास हुई। पढ़ने का हौसला था, जज्बा था उनके कैरेक्टर में, उनके स्वभाव में। तो वो जो कि यूनिवर्सिटी तक की पढ़ाई उन्होंने उनको मिल गई। लेकिन कुछ क्या हुआ कि उसी समय कुछ ऐसी टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ गई जिससे कि उनको प्रवेश तो उनको करने को मिल गया था, एंट्रेंस एग्ज़ाम दे दिया था, लेकिन उनको यूनिवर्सिटी में दाखला नहीं मिल पाया। फिर वो हार करके दूसरी यूनिवर्सिटी में गई, जो कि शाहिद बेहिश्ती यूनिवर्सिटी में उन्होंने लॉ की पढ़ाई के लिए उनको मौका मिल गया। फिर क्या है, वो इंटरनेशनल जो कानून की पढ़ाई थी वो लेने के बाद तो उनके थोड़े जो दरवाजे थे, बंदिशें थीं, वो थोड़ी थोड़ी फाटक द्वार खुलने लगा था। बहुत खुश थी। और फिर जिससे वो पृष्ठभूमि से आई थी, वहाँ औरतों के ऊपर बहुत पाबंदियाँ थी। घर से अकेला नहीं निकलना था, पूरा मुँह ढक करके निकलना होता था, ज़्यादा बोलना नहीं होता था, पढ़ाई एक सीमा तक ही करनी होती थी, ज़्यादा नहीं करनी होती थी। तो बहुत ही मुश्किल उनके लिए होता था। लेकिन किसी भी तरीके से वो ये इंसाफ लोगों को दिलाना चाहती थी, खासकर जो यौन पीड़ित महिलाएं थीं, विधवाएं थीं, या फिर बहुत छोटी उम्र में ही उनके साथ शादी हो जाती थी और घरेलू हिंसा के शिकार बन जाते थे, जो होती थी डोमेस्टिक वायलेंस होती थी। और लेकिन चुप रहना उनकी फितरत में था, वरना और पति से मार खाती। इस तरीके से उनका दिल दहल जाता था। और फिर इधर अमेरिका और ईरान के बीच चूँकि तो अंतर्राष्ट्रीय अदालत के कई मुकदमे भी चल रहे थे, तो नसरीन ने अपने मुल्क की तरफ से खूब सारे दस्तावेज, दलीलें पेश कर ली थी कि इस लड़ाई को ख़त्म कर दिया जाएगा और करेंगे, और फिर उसके बाद खुशगवार ज़िंदगी भी हम जिएंगे। और लेकिन उसके भीतर का जो इंसाफ पसंद नागरिक को वो चीज़ रास नहीं आ रही थी कि क्यों ये घरेलू हिंसा होती है और क्यों यौन प्रताड़ना होती है, ये उनके पल्ले नहीं पड़ पा रहा था। खैर, वो नौकरी के तलाश में तो थी ही, और उनको देखते देखते उनको छोटी मोटी नौकरी मिल गई। और चूँकि ये कानून की पढ़ाई बड़ी यूनिवर्सिटी से कर रही थी, थोड़ी लिबरल भी थे इनके फादर मदर, तो बाहर निकलती थी तो ये फेमस बहुत हो गई, उनका रुतबा दबदबा थोड़ी से बढ़ने लगा। अब फिर वो जब दफ्तर पहुंचती थी अपने, तो उन्हें बस खाली एक ही चीज़ थी कि किसी तरीके से हम औरतों को इंसाफ दिलाएं। तो एक बार उनको क्या हुआ कि मशहूर मानवाधिकारी कार्यकर्ता थी, नाम था उनका, वो वकील भी थी, और उनका नाम था शरीन एबादी। शरीन एबादी का इंटरव्यू लेने का उनको मौका मिला और उससे इतना प्रभावित हो गई कि उन्होंने सोचा कि अब मुझे कानून, वकालत का लाइसेंस लेना ही पड़ेगा। तो बस उन्होंने लाइसेंस लिया। उसके बाद पत्रकारिता के दौरान ही लाइसेंस जब मिला, और करती थी पत्रकारिता का भी उनको लाइसेंस मिल गया, इसी दौरान उन्हें एक युवक से मुलाकात हुई वहीं पर, रज़ा ख़ानदान खुद भी एक ग्राफिक डिज़ाइनर थे और वो महिलाओं के लिए भी कुछ करना चाहते थे और तरक्की पसंद थे। वो कंजर्वेटिव नहीं थे, लिबरल थे।
तो बस नसीन से उनका स्वभाव मेल खाता था और दोनों ही बहुत जल्दी ही एक दूसरे के होने वाले थे, हमराई बनने को वो लोग तैयार हो गए। अब ये करीब 1995 की बात होगी कि नसीन के जीवन में परीक्षाएं आती रहीं, कामयाबी आती रही और रजा सबको हो गई, उनको लाइसेंस भी मिल गया, सब कुछ भी था, लेकिन उनको दबदबा भी था, प्रैक्टिस भी वो कर रही थी, लेकिन बहुत ज़्यादा जो और बेइज्जती हो रही थी औरतों की, और इज्जत का नाम का कोई कीड़ा ही नहीं था उसमें, परिवार में या उस समाज में कोई किसी की इज्जत नहीं करता था, बल्कि उनका उत्पीड़न, शोषण, बच्चों के ऊपर शोषण हो रहा था। और बच्चे जो कि थे वो जो कम उम्र में जो जेल मतलब चाइल्ड जुवेनाइन जो होते थे, बाल अपराधी होते थे, उनके लिए उन्होंने, और घरेलू हिंसा से पीड़ित जो नाबालिग औरतों की शादी हो जाती थी या जो बालिग भी हैं उनके ऊपर हिंसा होती थी, सबसे पहले सजा काट रहे लोगों के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई, कस के एकदम मुहिम छोड़ दी उन्होंने। फिर पत्रकार और राजनीतिक बंदियों को रिहाई से मुकदमा लेकर के अदालत पहुंची और सरकारी कृत्यों पर सवाल उन्होंने उठाने शुरू कर दिए। तो जाहिर है हुकूमत की आंखों में तो वो खटकने ही लगी थी, और इस तरीके से 2010 के आते आते उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आरोप क्या लगा था कि वो व्यवस्था के खिलाफ दुष्प्रचार कर रही हैं और देश की सुरक्षा के खिलाफ वो साजिश रचने का काम करती हैं। उन्हें जेल के भीतर काफ़ी प्रताड़ित किया गया, मारा गया, कंधे की हड्डी तोड़ दी गई, पानी नहीं दिया जाता था, खाने को बहुत बासी खाना दिया जाता था, प्रताड़ित किया, पता हर तरीके से उनका नुकसान ही होता था। और इधर वो एक निकलती थी, कभी किसी तरीके से निकलती थी, उसके बाद दोबारा उसको जेल में डाल दिया जाता था। और निकलने के लिए उन्होंने भूख हड़ताल तक कर दी, कई कई दिन तक भूख हड़ताल कर दी। और इधर जो कि थे उनकी रिहाई के लिए भी आवाज़ उठने लगी कि जो कि नसरीन को जल्द से जल्द कैद से मुक्त किया जाए या अच्छा जीवन जीने के लिए दिया जाए उनको। तो साल 2013 में वो रिहा भी कर दी गई, यानी 3 साल तक वो जेल में रहीं। अब रिहाई के बाद ना वो मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत कमज़ोर हो गई थी, अस्वस्थ हो गई थी। तो सेहत को देखते हुए फिर जब ठीक हुई तो फिर उन्होंने कानून के खिलाफ फिर से संघर्ष और मोर्चा को थामा, और करीब करीब 7-8 साल बाद लगभग 2018 में उन्हें फिर से हिरासत में ले लिया गया। वही व्यवस्था के विपरीत जो कि कार्य करना है या दुष्प्रचार कर रही हैं, व्यवस्था को भंग कर रही हैं, इस तरीके से उन्हें इस बार कैद किया गया। तो उन्हें इकट्ठे 38 ईयर्स की सोची सज़ा सुना दी गई और उन्हें कम से कम 200 कोड़े मारने की सज़ा भी सुना दी गई थी। इस बार परिवार पूरी दुनिया से उनके लिए इस आवाज़ उठाई गई कि इसको नसीन को जल्द से जल्द रिहा किया जाए, वरना कुछ भी बुरा हो सकता है। और फिर उन्हें कोरोना पॉजिटिव हुआ, कोरोना पॉजिटिव में वो 220 में फिर रिहा भी कर दी गई, पर जब ठीक हो गई तो फिर से उनको जेल भेज दिया गया और फिर उनको अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कारों से वो नवाजी भी जा चुकी हैं। और नसीन की रिहाई की मांग जो बाइडेन जो तत्कालिक राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, वो भी कर चुके हैं। तो बतौर राष्ट्रपति वह ईरान पर इसके लिए दबाव डालते हैं या नहीं, ये आने वाला समय बताएगा, क्योंकि अभी तो 1-1.5 महीना हुए हैं नया साल और बाइडेन को गद्दी पर बैठे हुए। लेकिन हम सब उम्मीद करते हैं और प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि वो जल्द से जल्द जिसके हक़ के लिए लड़ रही हैं उसमें कामयाब हों और वो जल्द से जल्द रिहा होकर के, कैद मुक्त होकर के सामान्य ज़िंदगी जिएं, यही हम चाहते हैं। तो सोचिए कितने जद्दोजहद करने के बाद भी ऐसा 1 या 2 ही कैरेक्टर निकलता है जो कि ठान लेता है कि हमको दुनिया में दुखों का नाश करना है। जो पीड़ित हैं उनको भले ही अपनी कितनी पीड़ा हुई हो, लेकिन हमें दूसरों के लिए करना है। तभी तो कितनी बार जेल गई, किसके लिए? समाज के लिए ना, पीड़ितों के लिए ना, उनकी रिहाई के लिए ना, जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी के लिए ना, कि किसी तरीके से उनको इंसाफ मिले। तो हमको भी उसी रास्ते को कहीं ना कहीं अपनाना चाहिए कि हम दूसरों के लिए भी दया रहे या हम कुछ कर सकें। आज का इतना ही, फिर मैं आपके साथ एक नए जीना इसी के नाम का कैरेक्टर के साथ उपस्थित होंगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, थैंक यू।